नमस्कार साथियों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें प्रमुख प्रावधान क्या होते हैं और इसके क्या महत्व आगे पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत परिषद अधिनियम 1892 के लागू होने से पहले हम जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसके जो आने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। देखिए, 1861 का जो अधिनियम होता है वह भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहता है। नामित गैर सरकारी सदस्य वायसराय के पिछलग्गू होते हैं। ऐसे में भारतीयों को जगह मिलना एक छलावा जैसे प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जो नामित सदस्य होते थे वो एक प्रकार से वायसराय के चापलूस होते थे और उनका भारतीय जनता से, भारतीयों की जो स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं होता था। दूसरा प्रमुख कारण था कि कांग्रेस का उदय। कांग्रेस 1885 में स्थापित हो जाती है। इसके बाद वो लगातार अपने जो पत्रों के माध्यम से अपनी जो उसकी जो बैठकें होती है, अधिवेशन होती है, उसमें लगातार वो मांग कर रही होती है। उनमें जैसे कि प्रमुख मांग होती हैं उस समय, सेना की व्यय में कटौती की जाए, ऊपरी बरमाई का विलय न किया जाए, परिषदों में सुधार किए जाए और नाम निर्देशन के स्थान पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए और उनकी संख्या बढ़ाई जाए। ICS परीक्षा में भारत और इंग्लैंड दोनों जगह आयोजित की जाए। तो ये सब इन कांग्रेस की भी मांग होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत परिषद अधिनियम 1892 पेश किया जाता है। और कांग्रेस, आप अब देखेंगे ब्रिटेन का, मतलब आप देखेंगे उसकी कला कि जब भी कभी कुछ विरोध होता है या कुछ ऐसी चीज़ आती है तो आप देखेंगे कि एक पक्ष को साधने के लिए वो ऐसे बिल लाती ही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो मुख्य विषय है भारत परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधानों में हम सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रीय विधान परिषद में क्या होता है। केंद्रीय विधान परिषद, जिसे वायसराय की विधायक परिषद भी कहते हैं, में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। लेकिन अभी भी उसमें यह प्रावधान किया गया है कि बहुमत जो है सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। सरकारी सदस्य मतलब जो ब्रिटिश सेवा के हैं और जो प्रांत द्वारा, जो उनकी प्रेसिडेंसी जो है उनके गवर्नर द्वारा जो भेज दिए जाते हैं। अतिरिक्त जो सदस्यों की संख्या है वो न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 रखी गई। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यों में भी वृद्धि की जाती है। अब वे बजट पर बहस करने के जो है उनको अधिकार मिल जाता है, यानी कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिए जाते हैं। लेकिन वे जो अनुपूरक प्रश्न हैं वो नहीं पूछ सकते थे और न ही उन्हें मत विभाजन का अधिकार दिया गया। यानी कि जो अगर पॉजिटिव वे में बात करें तो सिर्फ उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। तो इससे यही होता है कि वो कम से कम अपनी जो बात है, जो उससे जो असंतुष्ट है या असंतुष्ट है, वो अपनी बात वहाँ पर रख सकते थे। चलिए अब देखते हैं प्रांतीय विधान परिषद में क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन किया जाता है। प्रांतीय विधान परिषद में भी गवर्नर थे और उसमें उसकी काउंसिल होती थी और काउंसिल में भी गैर सरकारी सदस्य लगातार नियुक्त किए जा रहे थे। अभी पिछले 1861 के एक्ट में आपने देखा। लेकिन इस बार जो है, पिछली बार जो नॉमिनेशन होता था, ठीक, आप चाहें वो किसी को भी वो शामिल कर सकते थे, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था की गई कि अब इनका जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। मतलब कि इनके नाम भेजे जाएंगे और नाम कौन भेजेगा? प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के लिए नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल जो है, ये सब अपने नाम, अपने जो सदस्यों की मतलब कि एक नाम भेजते थे, फिर इन्हें नियुक्त किया जाता था। ये मतलब नगर पालिका ने एक बंदे को भेज दिया, जिला बोर्ड ने भी एक बंदे को भेज दिया। तो ऐसे एक प्रकार से ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत होती है और इन जो निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती है और ये सभी जो है इकाइयाँ एकत्रित होकर अपने चुने व्यक्तियों को सिफारिशें गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को भेजती थी। बहुमत द्वारा चुने हुए व्यक्ति निर्वाचित नहीं कहलाते थे, याद रखिएगा, निर्वाचित नहीं कहलाते थे। उनके नाम को यह कहा जाता था कि मनोनीत करने के लिए सिफारिश की गई है। इस कड़ी में देखें कि बंबई और मद्रास में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी जाती है, जिसमें 9 सरकारी अधिकारी तथा 4 मनोनीत और 4 निर्वाचित सदस्य होते थे, 7 निर्वाचित सदस्य होते थे। तो इस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषद का जो है
इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए जाते हैं 1892 के जो अधिनियम होता है। और जो कार्यकारिणी परिषद होती है अभी उसमें भी बदलाव में जो होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कांग्रेस की मांग जो होती है कि कार्यकारिणी परिषद में भी जगह दी जाए, वो भी अभी उसकी वो जो मांग अभी पूरी नहीं होती है। तो चलिए सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इसमें कांग्रेस की जो मांग है उसको थोड़ा स्थान मिला, कुछ जैसे कि स्थान बढ़ाए जाएं और जो प्रश्न पूछने का अधिकार दिए जाएं, तो ये सब थोड़ा ये पॉजिटिव वे में था। नकारात्मक बात करें तो अभी भी जो उसकी जो मांगे थी भारतीयों की कि जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाए सदस्य, वो अभी नहीं चुनी गई, अभी वो मांग नहीं पूरी हुई थी। तो इस प्रकार से 1892 का जो अधिनियम है एक प्रकार से इसमें देखें तो एक संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ हो जाता है और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का भी यहाँ से जन्म हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, संसदीय प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक, इसका भी यहाँ से आरंभ हो जाता है। तो यही 1892 का जो परिषद का मतलब कि जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है, तो ये था इसका प्रमुख प्रावधान थे और क्या इसके जो मतलब कि सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष थे। तो परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो भी जितना इम्पोर्टेंट था वो बता दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, या अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।